गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर पहला पादप प्रजनन या प्लांट रिप्रोडक्शन। हमने इसके अंदर जो है अभी तक संकरण के बारे में पढ़ा, पादपों के अंदर किस प्रकार से जो है विविधता उत्पन्न करवाई जाती है, लक्षणों में किस प्रकार से विविधता उत्पादन करके नई किस्मों का विकास किया जाता है। हमने जो है उत्परिवर्तन बहुगुणिता के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चयन या इसे जो है सिलेक्शन कहा जाता है। देखिए चयन क्या होता है। चयन का अर्थ होता है कि कोई भी पादप प्रजाति है उनमें से हम जो है अच्छे लक्षणों वाले या वांछित लक्षणों वाले पौधों का क्या करते हैं, हम चयन करते हैं और उन पौधों को ले करके क्या किया जाता है, उस प्रजाति का क्या करवाया जाता है, आगे विकास करवाया जाता है ताकि हमें जो है और ज़्यादा अच्छे लक्षणों वाले अथवा उन्नत किस्म को जो है क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि किसी समिष्टि में से उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को लेकर उनसे जो है बीज प्राप्त किए जाते हैं और उनसे जो है संतति प्राप्त की जाती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है, चयन कहा जाता है। चयन के माध्यम से हम ऐसे पौधों का चुनाव करेंगे जो उत्कृष्ट लक्षणों वाले हो। चयन की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, प्राकृतिक चयन या कृत्रिम चयन। देखिए प्राकृतिक चयन के बारे में हमने जो है डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें हमने बोला कि प्रकृति क्या करती है, जीवों का चुनाव करती है और इस चुनाव में जो जीव क्या होते हैं अपने आप को प्रकृति में ढालते हैं और उनका क्या होता है, आगे विकास होता है और नई प्रजाति विकसित होती है। और जो निकृष्ट लक्षणों वाले जो जीव होते हैं या निकृष्ट लक्षणों वाले जो पादप होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो इसे जो है प्राकृतिक चयन कहते हैं। इसी प्रकार से यदि मानव के माध्यम से जो है उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों का यदि क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो है कृत्रिम चयन कहा जाता है। अर्थात मानव द्वारा अच्छे लक्षण प्रारूप वाली प्रजातियों को क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है और उनसे जो है नई या उन्नत किस्मों का जो है विकास किया जाता है। तो यह जो होता है कृत्रिम चयन कहलाता है। तो इस आधार पर हमने जो है प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन को देखा। चयन जो होता है इसकी विधि जो होती है ये अलग अलग हो सकती है। जैसे इसके अंतर्गत समूह चयन विधि, शुद्ध वंशक्रम चयन विधि तथा आवर्ती चयन विधि। तो इनके माध्यम से क्या किया जाता है, चयन या सिलेक्शन किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो फसल सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जो फसली पादप होते हैं उन फसली पादपों में जो है फलों के आकार, बीज का आकार, बीज की गुणवत्ता, तने का आकार, पत्तियों के आकार, पत्तियों की आकृति, इन चीज़ों का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि उस प्रजाति की गुणवत्ता को जो है बढ़ाया जाता है और इस गुणवत्ता के आधार पर ही जो है उस फसल का मूल्य जो होता है वो तय होता है। तो यहाँ पर फसल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत चयन का मुख्य उद्देश्य ही उन्नत किस्मों का विकास करना होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले जो विधि है इसमें देखते हैं समूह चयन विधि। समूह चयन विधि क्या होती है? देखिए होता क्या है कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं
जब एक साथ उगते हैं तो उनमें से क्या किया जाता है, ऐसे पौधों का ही क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा जिनमें क्या हो कि लक्षण प्रारूप के को देखने पर क्या हो, वो पौधे जो हैं वांछित लक्षणों वाले या उत्तम लक्षणों वाले दिखाई देते हैं। तो उस समूह में से क्या किया जाता है, उन पौधों का हम चुनाव कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस प्रजाति को आगे से आगे जो है विकसित किया जाता है। तो इस आधार पर समूह में से क्या होगा, हमें केवल उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधे प्राप्त होंगे और उन उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों को जब आगे की संततियों के लिए उगाया जाता है तो हमें जो है उत्कृष्ट लक्षणों वाली नई प्रजाति जो है प्राप्त होती है। समूह चयन जो होता है, इसके अंदर जो पौधों के अंदर विविधताएं होती है उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है शुद्ध वंशक्रम वाले पौधे जो होते हैं उनको प्राप्त करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध वंशक्रम में जो विविधताएं होती है वो कम आएगी, जबकि समूह चयन के अंतर्गत जब पौधों का चयन समूह के रूप में किया जाएगा तो यहाँ पर जो है वंशक्रम के अंदर विविधताएं देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप उन विविधताओं का उपयोग उन्नत किस्म के विकास के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक शुद्ध समूह चयन के लिए एक जो है टेबल बनाते हैं। समूह चयन के अंदर जो है यहाँ पर वर्ष, इसके अलावा समूह चयन की प्रक्रिया और विवरण को देखते हैं। यहाँ पर प्रथम वर्ष में जब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक साथ बहुत सारे लगभग 200 से 2000 पौधों का क्या करते हैं, एक साथ समूह के रूप में जो है उन्हें उगाते हैं और इन पौधों के अंदर जो विविधताएं होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें क्या किया जाता है, लगभग 200 से 2000 पौधों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है और इनमें भी क्या किया जाता है, उत्तम लक्षणों वाले पादप। उत्तम लक्षणों का अर्थ है कि यहाँ पर जो पौधे हैं इनमें पौधे के तने के आकार, फल के आकार, फल के पौधों के अंदर जो रोग प्रतिरोधकता है, इन लक्षणों का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है और इन लक्षणों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। जब इन पौधों का चुनाव किया जाएगा तो चुनाव के पश्चात अथवा चयन के पश्चात ऐसे जो पौधे होते हैं जो जिनमें फलों का आकार, रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा है, उन पौधों को हम क्या कर देते हैं, समूह में से अलग कर देते हैं और उन पौधों को हम क्या करते हैं, अलग उगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है इसमें हमने क्या किया है, ऐसे 200 से 2000 पौधों का क्या किया, हमने चयन किया और इनमें से भी क्या किया, हमने ऐसे पौधों का चुनाव किया जिनमें रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा है या जिनमें फलों के आकार जो हैं वो बड़े हैं। तो उस आधार पर क्या किया, हमने उन पौधों का अलग से जो है चयन कर लिया और उनको इस समूह में से हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं और उन्हें फिर क्या किया जाता है, अलग ही उगाया जाता है। जब प्रथम वर्ष समूह चयन किया जाता है उसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, द्वितीय वर्ष के अंदर हम इन पौधों से जो है एकल संततियां प्राप्त करते हैं। द्वितीय वर्ष क्या किया जाता है, एकल संततियां प्राप्त की जाती है। जब पौधों के अंदर एकल संततियां कतारों के रूप में जब उगाई जाएगी तो इन पौधों के अंदर क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो चयनित किए गए पादप हैं उन पौधों के अंदर जो उत्तम लक्षण हैं
वो लक्षण जो होते हैं वो अगली पीढ़ी में जो है लगातार जो है बने रहेंगे और बाहर से कोई नए लक्षण की आवृत्ति जो है यहाँ पर नहीं होगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, द्वितीय वर्ष के अंदर हम क्या करते हैं, समूह चयन द्वारा जो पौधे हमने लिए थे उन पौधों को हम क्या कर लेते हैं, द्वितीय वर्ष के अंदर उनसे जो है हम एकल पादप संततियां उगाते हैं और उन एकल पादप संततियों को क्या है, कतारों में जो है उगा दिया जाता है। यहाँ पर जो है जब एकल पादप संततियां उगाई जाएंगी तो इन सभी एकल संतति पादप को हम क्या कर लेते हैं, इनका सूक्ष्म रूप से जो है मूल्यांकन करते हैं कि इन पौधों के अंदर जो है कोई विविधता तो उत्पन्न नहीं हो रखी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्य लक्षण अगर कोई आ गई पर परागण की विधि के माध्यम से, तो यहाँ पर जो है फिर जो है इस प्रक्रिया को करने का उद्देश्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए क्या करवाया जाता है, यहाँ पर एकल पादप संततियां उगाई जाती है और इनमें जो है हम क्या करते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया जो है करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें जो है शुद्ध वंश क्रम के रूप में जो है वह पादप संतति आगे से आगे प्राप्त होती है। जब द्वितीय वर्ष में हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति प्राप्त कर लेते हैं तो इन पौधों के बीजों का क्या कर लिया जाता है, सामूहिक रूप से जो है एकत्रण कर लिया जाता है। अर्थात इन पौधों से प्राप्त जो बीज होंगे उन बीजों को हम क्या कर लेंगे, समूह के रूप में जो है एकत्रित कर लेते हैं और उनका फिर क्या किया जाता है, अगले वर्ष के लिए अर्थात तृतीय वर्ष के लिए जो है उन बीजों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जब तृतीय वर्ष में इन पादप संततियों से या इन बीजों से जो है नई संतति जब प्राप्त होगी तो उसमें जो है हमें बहुत सारे पादप जो है वो देखने को मिलेंगे और इन पौधों में से हम क्या कर लेते हैं, जो उत्तम लक्षणों वाले जो पादप होते हैं उनको क्या करते हैं, हम अलग से छांट करके अलग कर लेते हैं और उन लक्षणों वाले पौधों के बीजों का क्या करते हैं, अलग से जो है एकत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वापस से जो है हमें एकल पादप संततियां प्राप्त होगी और इन एकल पादप संततियों से हम जो है क्या करेंगे, ऐसे उत्तम लक्षणों वाले पौधों को अलग कर लेंगे जिनमें क्या है, उत्तम लक्षण विद्यमान है। इसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, चौथे से छठे वर्ष जो है इनका क्या करवाया जाता है, उपज परीक्षण करवाया जाता है। इनका क्या किया जाता है, उपज परीक्षण किया जाता है। चौथे से छठे वर्ष लगातार फिर क्या किया जाता है कि उत्तम लक्षण वाले जो पौधे प्राप्त हुए हैं जिनके बीजों को हमने एकत्रित किया, उन बीजों का फिर क्या किया जाता है, चौथे से छठे वर्ष में जो है उपज परीक्षण करवाया जाता है और इस उपज परीक्षण में हम जो है उत्तम लक्षणों वाले पौधों को जो है प्राप्त करते हैं और इनका जो होता है एक तरह से हम जो है इसे प्रचलित किस्म के रूप में या उन्नत किस्म के रूप में इसका जो है टेस्ट करते हैं। तो यह परीक्षण जो होता है लगातार जो है चौथे से छठे वर्ष तक जो है किया जाता है और इस दौरान हमें जो है केवल और केवल जो है जो संततियां प्राप्त होती है उनमें केवल और केवल उन्नत लक्षणों वाले पौधे ही हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिनके बीजों को हम जो है सामूहिक रूप से एकत्रित कर लेते हैं। और फिर इसके पश्चात इनका क्या करवाया जाता है, सातवें वर्ष में जो है समन्वित परीक्षण करवाया जाता है। समन्वित परीक्षण का अर्थ है कि इन पौधों से प्राप्त बीजों को जो है बड़े पैमाने पर जो है उगाया जाता है और इन पौधों से जो बीज प्राप्त होते हैं उनको हम जो है उन्नत किस्म मान करके उनका क्या करते हैं, हम गुणन और वितरण करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है लगातार सातवें वर्ष के पश्चात हमें जो है एक प्रचलित उन्नत किस्म जो है प्राप्त होगी और यह उन्नत किस्म जो होगी इसमें जो है क्या होगा
कि उत्तम लक्षणों वाले जो उत्तम लक्षण जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, जो क्या है एक उन्नत किस्म के रूप में जो है प्रयोग में फिर लाई जाती है, जिनके बीजों को फिर जो है गुणन द्वारा जो है प्राप्त करके किसानों को जो है इनका वितरण करवा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समूह चयन। यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष के अंदर हमने क्या किया, लगभग जो है 200 से लेकर के 2000 पौधों का क्या किया, चुनाव किया, और इनमें से भी हमने क्या किया कि ऐसे पौधे जो है अलग कर लिए जो क्या है उन्नत लक्षणों वाले थे। तो उन्नत लक्षणों वाले पादपों का हम क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं या चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, केवल इस समूह में से क्या किया गया, उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लिया गया। फिर द्वितीय वर्ष हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो है एकल पादप संतति प्राप्त करते हैं, और एकल पादप संतति के माध्यम से जो है केवल उन्नत लक्षणों वाले पौधों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। बाकी के जो निकृष्ट लक्षणों वाले जो अगर पौधे हमको प्राप्त हुए तो उनको क्या कर दिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से लगातार यहाँ पर भी क्या होएगा, एकल पादप संतति प्राप्त की जाती है, और इसके पश्चात जो है यहाँ पर क्या करवाया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक उपज परीक्षण द्वारा हम क्या करेंगे कि जो उन्नत लक्षणों वाली जो प्रजाति हमको प्राप्त हुई वो हमें क्या होती है, आगे प्रचलित किस्म के रूप में उपयोग में लेनी होती है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो एकल पादप संततियों हैं इनसे जो बीज प्राप्त होंगे उनको हम एकत्रित करेंगे और इनका क्या करवाते हैं, हम प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, और इस उपज परीक्षण के पश्चात हम क्या करते हैं, इन्हें बड़े पैमाने पर उगाते हैं और समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। समन्वित उपज परीक्षण के माध्यम से जो है फिर जो है उस किस्म को जो है विकसित किस्म मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये समूह चयन की प्रक्रिया करवाई जाती है। इस समूह चयन की प्रक्रिया का लाभ क्या है, तो देखिए लाभ ये होता है कि समूह चयन प्रक्रिया के कारण से पौधों के अंदर या समिष्टि के अंदर जो विविधताएं होती है उनका क्या करवा लिया जाता है, उपयोग करवा लिया जाता है, जिसके कारण से जो हमको नई विकसित किस्म प्राप्त होगी वह कई शुद्ध वंश क्रमों का क्या होगी, मिश्रण होगी। क्योंकि यहाँ पर समूह के रूप में पौधे हैं और इन समूह के रूप में पौधों के कारण से यहाँ पर जो विविधताएं हैं वो क्या होती है कि समन्वित हो जाती है, और इसके कारण से हमें जो नई विकसित किस्म प्राप्त होगी वह क्या होती है, कई शुद्ध वंश क्रमों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो इसीलिए क्या है, समूह चयन का जो है ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। दूसरा समूह चयन का लाभ यह है कि यहाँ पर जो नई विकसित किस्म के अंदर अनुकूलनशीलता होगी वह जो है मूल किस्म के समान होती है। मूल किस्म का अर्थ होता है कि शुरुआत में जो पौधा लिया गया है या शुरुआत में जो पादप लिए गए हैं उस पादप के समान ही क्या होती है कि इसमें अनुकूलनशीलता जो होती है वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विविधताओं का उपयोग हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि पौधा जो होता है वो विविधता लिए हुए होता है या उसके लक्षणों में क्या है, विविधताएं। तो उन विविधताओं के प्रयोग के कारण से उस पौधे के अंदर वातावरण के प्रति भी अनुकूलन जल्दी उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ये क्या है, मूल पादप के समान जो है विविधता लिए हुए होता है और इसमें अनुकूलनशीलता भी जो होती है वो मूल पादप के समान जो होती है हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तीसरा चीज ये है कि यहाँ पर जो समूह चयन की प्रक्रिया होती है लगभग जो है यहाँ पर 7 वर्षों के अंदर होती है। तो बाकी अपन ने जो पिछली विधियां पढ़ी है संकरण के अंदर, तो उसमें हमने देखा है कि नई उन्नत किस्म के विकास के अंदर जो है लगभग 12-13 वर्षों का समय लग जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके माध्यम से जो है हमें 7वें वर्ष में ही जो है उन्नत किस्म जो है वो प्राप्त
हो जाती है, अर्थात यहाँ पर जो है समय जो होता है उसकी बचत होती है। परंतु यहाँ पर एक कमी यह भी है कि यहाँ पर जो पौधा होता है उसका जो है बड़े तौर पर जो है या बड़े स्तर पर जो है इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो यह इसकी सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत निम्न स्तर की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो है केवल क्या किया, समूह चयन के आधार पर जो है हमने उन्नत किस्म का विकास किया। तो यहाँ पर पौधों की विविधताओं का उपयोग करते हुए जो है प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है, उन्नत किस्म का विकास किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है मूल्यांकन जो होता है वो बड़े स्तर पर नहीं हो पाता है। केवल सूक्ष्म मूल्यांकन बाहरी लक्षणों के आधार पर करवा लिया जाता है। तो ये इसकी एक कमी मानी जा सकती। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रजाति है या जो नई किस्म का जो विकास होता है, उस विकास नई किस्म के विकास में जो है चयन का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो नई किस्म विकसित की जाएगी उसका प्रभाव जो होगा वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात इनमें क्या है, नई किस्म के अंदर आनुवांशिक विविधताएं जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है कि उपस्थित होती है। अर्थात यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर विविधताओं का उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर जो नई किस्म जो प्राप्त होगी उसकी जो जीन प्रारूप है उसमें क्या होता है, बदलाव हो सकता है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर जो आनुवांशिक विविधताएं होती है वो यहाँ पर क्या है समूह चयन के अंदर उपस्थित होती है। तो इसके कारण से यहाँ पर जीन प्रारूप जो होता है नई फसल का या नए पादप का वो क्या होता है, बदल भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है विविधताएं जो है उनका क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। तो इस आधार पर जो है समूह चयन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। परंतु यहाँ पर जो है बीजों का जो प्रमाणीकरण है, समूह चयन की प्रक्रिया के अंदर बीजों का जो प्रमाणीकरण होता है वो थोड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, बड़े स्तर पर नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर जो बीज प्राप्त होते हैं उनका प्रमाणीकरण कि वास्तव में वो जो है बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के हैं, इसका प्रमाणीकरण जो है संस्थाओं के माध्यम से नहीं हो पाता है। तो यह केवल जो है एक तरह से देसी जो है प्रचलन में आती है, देसी विधि के रूप में जो है ये प्रचलन में आती है। किसान जो है इसको जो है पुराने रीति रिवाज के हिसाब से जो है प्रयोग में लाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें मूल्यांकन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस आधार पर जो है समूह चयन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। सेकंड इसके अंदर आती है शुद्ध वंशक्रम चयन। देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, शुद्ध वंशक्रम अर्थात किसी समष्टि में से ऐसे पौधों का चुनाव करना जिनसे प्राप्त होने वाली संतति भी कैसी हो, समयुग्मजी प्रकार की हो, समयुग्मजी प्रकार की हो। अर्थात यहाँ पर जो पौधा लिया जाता है उस पौधे द्वारा प्राप्त संतति जो होती है वो लक्षणों के अंदर और जीन प्रारूप के अंदर अपने जनक के समान ही होगी। अर्थात उसमें जो है बाहर से कोई नया लक्षण या नया जीन जो होता है उसमें स्थानांतरित नहीं हो पाता है। अर्थात यहाँ पर जो वंश क्रम है वो कैसा रहता है, शुद्ध अवस्था में ही रहता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है शुद्ध वंश क्रम चयन की प्रक्रिया कहलाती है। संतति जो होगी वो समयुग्मजी प्रकार की होगी, उसके जीन प्रारूप में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसे शुद्ध वंश क्रम चयन विधि कहा जाता है। ये हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।